नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल फार्मेसी ज्ञान में। आज हम देखने वाले हैं चैप्टर 1 का बायोकेमिस्ट्री। जैसा आपको पता है कि हम हिंदी इंग्लिश मिक्स में किसी भी सब्जेक्ट का नोट्स लेके आपको प्रोवाइड करेंगे डी फार्मा का। तो बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं अपना चैप्टर बायोकेमिस्ट्री का, चैप्टर नंबर 1। इस टॉपिक में हम क्या क्या देखने वाले, पहले वो देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री का हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन क्या होता है, उसका परिचय क्या होता है। उसके बाद अगला टॉपिक अपना है बायोमॉलिक्यूल्स। बायोमॉलिक्यूल्स क्या होते हैं उसको हम इस टॉपिक में, इस लेक्चर में देखेंगे। ठीक, पहला हम देखते हैं इंट्रोडक्शन टू बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन क्या है, परिभाषा, डिफिनीशन देख लेते हैं। बायोकेमिस्ट्री कह रहे हैं कि बायोकेमिस्ट्री वह शाखा है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होने वाले केमिकल रिएक्शन यानी केमिकल प्रोसेस तथा केमिकल सब्सटेंस का अध्ययन किया जाता है। किसी भी लिविंग प्राणी के अंदर जो भी केमिकल है उसका क्या क्या प्रोसेस हो रहा है, यानी उस केमिकल का कैसे प्रोसेस हो रहा है, जो भी केमिकल सब्सटेंस है इसके बारे में अध्ययन करना किसी भी लिविंग के अंदर, उसे कहते हैं बायोकेमिस्ट्री। ठीक, हम सरल शब्दों में समझ सकते हैं कि बायोकेमिस्ट्री का मतलब होता है बायोलॉजी प्लस केमिस्ट्री। बायोलॉजी का मतलब होता है कोई भी लिविंग प्राणी, और केमिस्ट्री का मतलब होता है होने वाले केमिकल रिएक्शन, ऐसे रिएक्शन जिसमें केमिकल इन्वॉल्व हो जाए। ठीक, अर्थात जीवित शरीर में होने वाले रासायनिक क्रियाओं के अध्ययन को क्या कहते हैं, हम बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। उसके बाद है बायोकेमिस्ट्री का अर्थ। देखिए, बायोकेमिस्ट्री का अर्थ होता है यानी लाइफ, और केमिस्ट्री का अर्थ होता है केमिकल सब्सटेंस और रिएक्शन। बायो का मतलब होता है लाइफ या जीवन, और केमिस्ट्री का मतलब होता है केमिकल सब्सटेंस या रिएक्शन। ठीक, इसलिए कह रहे हैं कि बायोकेमिस्ट्री का मतलब क्या हुआ कि जीवन से संबंधित रासायनिक पदार्थों तो उनकी क्रियाओं का अध्ययन क्या कहलाता है, बायोकेमिस्ट्री कहलाता है। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा बायोकेमिस्ट्री होता क्या है। अब देखिए, बायोकेमिस्ट्री का अध्ययन हम क्यों करते हैं। ठीक, हम बायोकेमिस्ट्री क्यों पढ़ रहे हैं, इसका क्या उद्देश्य है। देखिए, बायोकेमिस्ट्री का मुख्य रूप से निम्नलिखित अध्ययन करता है, जैसे केमिकल कंपोजिशन के बारे में ऑफ लिविंग सेल्स। किसी भी जीवित प्राणी में जो भी केमिकल पाया जा रहा है, कौन कौन सा केमिकल किसी लिविंग में मिल रहा है, इसके बारे में अध्ययन करने के लिए हम बायोकेमिस्ट्री को पढ़ना जरूरी है। जीवित कोशिकाओं में पाए जाने वाले रासायनिक घटक जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन, मिनरल्स, इन सब का अध्ययन करना, यानी ये सब क्या है हमारे लिविंग सेल्स में, किसी भी लिविंग प्राणी में पाए जा रहे हैं। क्या उन कौन से केमिकल, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन और मिनरल्स, इन सब का अध्ययन करने के लिए हमको बायोकेमिस्ट्री पढ़ना चाहिए। अगला है केमिकल रिएक्शन। जो भी केमिकल रिएक्शन हमारे बॉडी में हो रहे हैं, शरीर के अंदर होने वाली केमिकल रिएक्शन, जैसे डाइजेशन यानी भोजन का पचना, क्या कहलाएगा, डाइजेशन। रिस्पायरेशन मतलब सांस लेना, रिस्पायरेशन है। मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है उपाचय, मतलब कोई भी चीज़, कुछ टूट रहा होगा, कुछ बन रहा होगा, उसको बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। यानी शरीर में होने वाली ऐसी रिएक्शन जिससे कुछ या बने या वो क्या हो, उसका विखंडन हो, उसका टूट जाए, तो उसे कहेंगे मेटाबॉलिज्म रिएक्शन। ठीक, आगे देखिए स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बायोमॉलिक्यूल। बायोमॉलिक्यूल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन क्या हो सकता है। जैव अणु की संरचना और फंक्शन क्या होगा। इब्री चेंजेस, कारक एनर्जी चेंजेस इन लिविंग सिस्टम, शरीर में ऊर्जा का बनना, उपयोग होना, जैसे एटीपी फॉर्मेशन और यूटिलाइजेशन। एटीपी का बनना और एटीपी का यूज होना किसका काम है, बायोमॉलिक्यूल का। यानी बायोमॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, एटीपी का फॉर्मेशन कराएंगे, यानी एटीपी को बनवाएंगे, और एटीपी यानी जो भी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है उसका फिर यूज करेंगे अपने काम में। ठीक, स्कोप ऑफ बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री का स्कोप देख लीजिए। पहला स्कोप क्या है इसका, स्टडी ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स। बायोमॉलिक्यूल्स का स्टडी करना। हम जानते हैं बायोमॉलिक्यूल्स क्या होंगे। बायोकेमिस्ट्री मुख्य रूप से निम्न बायोमॉलिक्यूल का अध्ययन किया जाता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट जो कि ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, यानी एनर्जी सबसे ज़्यादा देता है। फिर अगला है बायोमॉलिक्यूल्स में प्रोटीन, इसमें क्या हो रहा है, शरीर की संरचना बनाता है तथा एंजाइम के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फिर अगला बायोमॉलिक्यूल्स है लिपिड, इसमें क्या ऊर्जा का संग्रह, भी क्या ऊर्जा को स्टोर करके रखता है, साथ में सेल मेम्ब्रेन भी बनाता है। अगला बायोमॉलिक्यूल्स है न्यूक्लिक एसिड, जैसे डीएनए, आरएनए। हम जानते हैं डीएनए आरएनए जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को, हेरिडिटी को, जो आनुवंशिक लक्षण है जो माता पिता से ट्रांसफर होकर किसी प्रोजनी में जाते हैं, उस इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने का काम डीएनए आरएनए करता है। ठीक, अगला फिर बायोमॉलिक्यूल्स है विटामिन एंड मिनरल्स। विटामिन और मिनरल्स हम जानते हैं ग्रोथ के लिए, यानी हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए, और जो भी बॉडी में जो भी काम हो रहे हैं, जो भी प्रोसेस हो रहे हैं, उसको रेगुलेट करने के लिए विटामिन और मिनरल्स की हमको आवश्यकता होती है। ठीक, तो बायोमॉलिक्यूल्स का क्या है, स्टडी ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स, यानी हम बायोकेमिस्ट्री की मदद से बायोमॉलिक्यूल्स का स्टडी कर सकते हैं। बायोमॉलिक्यूल स्टडी करने का मतलब है इन सब का हम स्टडी कर सकते हैं। ठीक,
अगला है देखिए मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म में बायोकेमिस्ट्री की मदद से हम समझ सकते हैं। मेटाबॉलिज्म का अर्थ होता है शरीर में होने वाली सभी रासायनिक अपक्रियाएं। जैसे हमने बताया कुछ रासायनिक अपक्रियाएं जो कोई चीज़ों का, किसी न्यू चीज़ों का निर्माण करती हों या उनका वो किसी दूसरे चीज़ें में टूट जाती हों, तो उसे हम क्या कहेंगे, मेटाबॉलिज्म। देखिए यह 2 भागों में बांटा गया है। पहला होता है एनाबॉलिज्म मतलब निर्माण की प्रक्रिया, दूसरा होता है कैटाबॉलिज्म मतलब विघटन की प्रक्रिया यानी किसी में टूट जाना। ठीक, फिर अगला स्कोप अपना है इसमें एंजाइम का अध्ययन, यानी हम बायोकेमिस्ट्री की मदद से एंजाइम का अध्ययन कर सकते हैं। एंजाइम बायोलॉजिकल कैटालिस्ट होते हैं, ये शरीर में केमिकल रिएक्शन को तेज फास्ट कर देते हैं, मतलब जो भी रिएक्शन हो रहा है वो जल्दी हो जाएगी। ठीक, यानी किसी भी रिएक्शन को जल्दी कराने के लिए हमको क्या एंजाइम की मदद लेंगे तो रिएक्शन हमको जल्दी कंप्लीट हो जाएगी। कह रहे हैं कि बिना एंजाइम के रिएक्शन बहुत स्लो होती है, बिना एंजाइम की रिएक्शन क्या होगी, स्लो होगी, और एंजाइम की जब हम उसका यूज कर लेंगे एंजाइम का तो वो रिएक्शन बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी। ठीक, आगे है क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री। क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री में हम क्या देखेंगे कि रोगों से डायग्नोस और बायोकेमिकल टेस्ट, जो भी बायोकेमिकल टेस्ट होते हैं, इन टेस्ट की मदद से हम किसी भी बीमारी का डायग्नोस कर सकते हैं, किसी बीमारी का पता लगा सकते हैं। जैसे ब्लड शुगर होता है, यूरिया होता है, क्रिएटिनिन होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है, फार्मासिस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अगर किसी का ब्लड शुगर लेवल बढ़ा हुआ है, मान लीजिए किसी का ब्लड शुगर लेवल बढ़ा है, तो हम उसको क्या बोलेंगे कि ये डायबिटिक पेशेंट है, मतलब इसको डायबिटिक मधुमेह की समस्या है। मान लीजिए अगर किसी को अगर यूरिया, ठीक, मान लीजिए उसका यूरिया अगर मान लीजिए बढ़ा हुआ है तो हम कहेंगे ना इसकी किडनी में प्रॉब्लम है। क्रिएटिनिन बढ़ा है तभी समझ जाएंगे इसकी किडनी में दिक्कत है, यानी इसका किडनी अच्छे से क्या फिल्टर नहीं कर पा रहा है या चीज़ों को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है। और क्या हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल क्या होता है हमारी बॉडी में अगर बढ़ेगा तो हम जानते हैं कोलेस्ट्रॉल अगर बढ़ता है हमारी बॉडी में तो कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, ब्लड को कहीं कहीं जमाने लगता है, कहीं कहीं रोकने लगता है, तो ब्लड वेसल्स, तो उसमें क्या हार्ट बीमारी बढ़ने लगती हैं। ठीक, तो इन सब की जब हम डायग्नोस करेंगे तो इससे हमको क्या होगा, जब इन सब का डायग्नोस करेंगे तो हमको क्या बीमारी के बारे में पता चलेगा, रोगों के बारे में पता चलेगा। तो कह रहे हैं कि बायोकेमिस्ट्री की मदद से ये सब चीज़ों को हम मेजर कर ले रहे हैं, ये सब चीज़ों को मेजर करके हम किसी भी बीमारी की डायग्नोस यानी उसकी पहचान कर ले रहे हैं कि कौन सा बीमारी हो सकता है। ठीक, आगे देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री का इंपॉर्टेंस क्या है, देखिए जो अभी ऊपर पढ़े इसको वही सब इंपॉर्टेंस भी होगा। देखिए ड्रग एक्शन को समझने के लिए हम जानते हैं ड्रग एक्शन यानी दवा कैसे काम करेगी, इस एक्शन को समझने के लिए अगले दवा शरीर में किस बायोकेमिकल पाथवे पर काम करती है, यानी जो भी दवा हम शरीर में लेंगे, जो भी दवा हम खाएंगे वो कौन सा बायोकेमिकल पाथ चलेगी, किस बायोकेमिकल की तरह वो मतलब काम करेगी, मतलब वो कैसे दवा काम करेगी, यानी उसकी एक्शन क्या होगी, उसके फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या होंगे, साइड इफेक्ट हो रहा है तो कैसे हो रहा है, ये सब चीज़ों को समझने के लिए हमको बायोकेमिस्ट्री पढ़ना चाहिए, उसका इंपॉर्टेंस है। आगे है डिजीज़ मैकेनिज्म को समझने के लिए, कोई बीमारी कैसे हमको हो रही है, किस तरीके से बीमारी हो रही है उसको समझने के लिए बायोकेमिस्ट्री इंपॉर्टेंट है। कैसे रोगों का डेवलप होता है, बायोकेमिकल लेवल पर क्लिनिकल डायग्नोसिस में सहायता मिलेगी। क्लिनिकल डायग्नोसिस अभी ऊपर यहीं पढ़े हैं कि यानी इसकी मदद से हम क्या करेंगे, किसी बीमारी को पता लगा सकेंगे। लैब रिपोर्ट को समझना है, लैब रिपोर्ट को समझा सकते हैं इससे बायोकेमिस्ट्री की मदद से। ठीक, क्योंकि लैब रिपोर्ट में क्या होगा, यही सब चीज़ें होंगी जो हम यही केमिकल जो हमारी बॉडी में मिल रहा है इसी सब केमिकल को मेजर करेंगे और उसी को हम लैब रिपोर्ट में देते हैं, लैब रिपोर्ट से उसे हम समझा सकता है। ठीक, आगे है न्यूट्रिशन और हेल्थ देख लीजिए। पहला है विटामिन मिनरल्स की डिफिशियंसी और एक्सेस के कारण क्या होती है, हमारी बॉडी पे इफेक्ट होती है। अगर आपकी बॉडी में विटामिन और मिनरल्स की कमी हो गई है तब भी, और अगर बढ़ गई है मात्रा तब भी आपको दिक्कत हो सकेगा। ठीक, आगे है रिलेशनशिप ऑफ बायोकेमिस्ट्री विथ फार्मेसी सब्जेक्ट। कह रहा है कि रिलेशनशिप ऑफ बायोकेमिस्ट्री विथ फार्मेसी सब्जेक्ट, जो भी फार्मेसी सब्जेक्ट है उनके साथ जो भी बायोकेमिस्ट्री का रिलेशनशिप है यानी जो उसके साथ तालमेल है उसमें क्या है, न्यूट्रिशन हेल्थ से उसे इफेक्ट पड़ेगा। ठीक, आगे है फार्माकोलॉजी, ड्रग एक्शन एट मॉलिक्यूलर लेवल पे, किसी भी ड्रग एक्शन कोई भी दवा कैसे काम कर रही है, ठीक, उसमें हम किस में देखेंगे, फार्माकोलॉजी में। आगे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, हम जानते हैं ड्रग की स्ट्रक्चर और मेटाबॉलिज्म को कहाँ पे समझा जाएगा हमको, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री की मदद से। आगे ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी बॉडी फंक्शन, हम जानते हैं ह्यूमन एनाटॉमी हमारी बॉडी जो बनी हुई है और किस तरीके से काम करता है, बॉडी का क्या फंक्शन है, इसको हम समझेंगे ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में। आगे क्लिनिकल फार्मेसी में हम लैब डाटा इंटरप्रिटेशन करेंगे, यानी जो लैब का जो भी डाटा रहेगा उसको हम समझेंगे कहाँ पे, क्लिनिकल फार्मेसी में।
यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया। अब हम आगे देखेंगे एक डायग्राम की मदद से इसका क्लासिफिकेशन देखिए। बायोकेमिस्ट्री को कितने में डिवाइड किया गया था? मेन बायोमॉलिक्यूल है, मेटाबॉलिज्म है, एंजाइम है, हम तीनों देखे हैं। बायोमॉलिक्यूल में हमने कार्बोहाइड्रेट देखा, प्रोटीन देखा, लिपिड देखा, डीएनए और आरएनए देखे। एनाबॉलिज्म में हमने दो पार्ट देखे थे, एनाबॉलिज्म और मेटाबॉलिज्म में एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। एंजाइम बायोलॉजिकल कैटालिस्ट होते हैं जो कि एंजाइम की रिएक्शन को फास्ट कर देते हैं। ठीक, यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया। अगला अपना टॉपिक है बायोमॉलिक्यूल्स, इसको देख लेते हैं। बायोमॉलिक्यूल्स की सबसे पहले हम देखेंगे परिभाषा। बायोमॉलिक्यूल्स होता क्या है? बायोमॉलिक्यूल्स वे ऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाते हैं, किसी भी लिविंग प्राणी के अंदर पाए जाएंगे और लाइफ प्रोसेस को चलाने में मदद करते हैं। जो भी जीवन की प्रक्रियाएं हैं, जो भी काम कर रहा है अपना बॉडी का ऑर्गन जैसे भी काम कर रहा है, उस काम को करवाने के लिए हमको बायोमॉलिक्यूल्स की ज़रूरत पड़ती है, किसी भी ह्यूमन बॉडी में, किसी भी लिविंग बॉडी में। ठीक, हम कह सकते हैं बायोमॉलिक्यूल जीवन के लिए आवश्यक रासायनिक अणु होते हैं। यानी बायोमॉलिक्यूल्स का अर्थ होता है, बायो का मतलब होता है जीवन या लाइफ। ठीक, मॉलिक्यूल्स का मतलब होता है छोटे छोटे रासायनिक कण, यानी छोटे छोटे रासायनिक कण से मिलकर हमारा क्या हो, एक केमिकल बनता है जिससे हम क्या बनते हैं, बायोमॉलिक्यूल्स। यानी जीवन के जो भी केमिकल बन रहे हैं छोटे छोटे, यानी जिससे हमारा लाइफ फॉर्म होता है, तो जो जो केमिकल से हमारा लाइफ बना हुआ है उन केमिकल को हम बोलते हैं बायोमॉलिक्यूल्स। ठीक, अतः बायोमॉलिक्यूल्स का अर्थ होता है, बायोमॉलिक्यूल्स का अर्थ होता है जीवन शरीर में पाए जाने वाले आवश्यक रासायनिक अणु। यानी किसी भी लिविंग शरीर में, किसी भी लिविंग प्राणी में जो भी आवश्यक अणु, जो भी कण पाए जा रहे हैं, किसके, जो भी केमिकल के बने हुए हैं, रसायन के बने हुए हैं, उन कण को हम क्या कहते हैं, बायोमॉलिक्यूल्स। ठीक, आगे हम देखेंगे बायोमॉलिक्यूल्स की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक क्या होती हैं बायोमॉलिक्यूल की। कह रहे हैं कि एक कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होते हैं, यानी जो एक कंपाउंड होंगे इनमें क्या मिलेगा, कार्बन मिलेगा। दूसरा, ये लिविंग सेल्स में पाए जाते हैं, ये नॉन लिविंग में नहीं मिलेंगे, किस में मिलेंगे, लिविंग में। आगे, ये शरीर की ग्रोथ यानी हमारी शरीर की विकास के लिए, शरीर को एनर्जी देने के लिए, और अगर कोई टिश्यू डैमेज हो गया उसको रिपेयर करने के लिए, साथ ही जो भी प्रोसेस चल रहा है उसको रेगुलेट करने के लिए ये क्या करते हैं, बायोमॉलिक्यूल्स मदद करते हैं। आगे, ये सभी मेटाबॉलिज्म में भाग लेते हैं। हम जानते हैं मेटाबॉलिज्म मतलब होता है शरीर में होने वाली रिएक्शन या रासायनिक अपक्रियाएं, उनमें भी ये बायोमॉलिक्यूल्स भाग लेते हैं। आगे है क्लासिफिकेशन ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स, यानी बायोमॉलिक्यूल्स का क्लासिफिकेशन देख लीजिए। बायोमॉलिक्यूल्स को कितने भागों में बांटा गया है। पहला है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड और विटामिन और मिनरल्स। ठीक, एक एक करके हम देखेंगे। कार्बोहाइड्रेट देखिए, कार्बोहाइड्रेट वे बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं जो मुख्य रूप से कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से बने होते हैं और शरीर को एनर्जी प्रदान करते हैं। हम हमारी बॉडी को क्या देते हैं, एनर्जी। इंपॉर्टेंट पॉइंट लाइन है कि हमारी बॉडी को क्या देते हैं, एनर्जी देते हैं। फंक्शन देखिए, काम इसका वर्क क्या होता है, शरीर को मुख्य ऊर्जा प्राप्त करना, ब्रेन और मसल्स को एनर्जी देना। एक्सेस कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर होता है। जो एक्स्ट्रा अमाउंट में जो कार्बोहाइड्रेट हो जाता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लाइकोजन की मदद से। और हम जानते हैं कि ग्लूकोज जो होता है किस में कन्वर्ट होता है, ग्लाइकोजन में। ठीक, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है। और किसकी मदद से, हम जानते हैं इंसुलिन की मदद से। किसकी, इंसुलिन की मदद से। ठीक, और जब इंसुलिन की इसी इंसुलिन की जब कमी हो जाती है तो हम जानते हैं उसको कौन सा बीमारी हो जाता है, डायबिटीज़ यानी शुगर की बीमारी। ठीक, एग्जाम्पल के लिए देखिए इसमें है कौन कौन से कार्बोहाइड्रेट होते हैं, ग्लूकोज होता है, फ्रक्टोज होता है, स्टार्च होता है, सुक्रोज होता है। ठीक, अगला है अपना प्रोटीन। प्रोटीन्स वे अमाइनो एसिड से बने हुए होते हैं, नाइट्रोजन कंटेनिंग बायोमॉलिक्यूल होते हैं। यानी अमाइनो एसिड से मिलके बने हुए जो उसमें भी नाइट्रोजन कंटेनिंग रहता है, उन बायोमॉलिक्यूल्स को हम क्या कहते हैं, प्रोटीन कहते हैं। ठीक, फंक्शन देखिए, बॉडी बिल्डिंग मटेरियल, बॉडी को बनाने के लिए एंजाइम और हार्मोन्स का निर्माण करता है प्रोटीन। आगे, टिश्यू को रिपेयर, यानी कोई सेल्स अगर मान लीजिए डैमेज हो जाए उसको रिपेयर के लिए, साथ ही में उसकी ग्रोथ के लिए। इम्यूनिटी यानी एंटीबॉडी बनाने में, हमारी बॉडी की इम्यून सिस्टम बनाने में प्रोटीन योगदान देता है। ठीक, आगे एग्जाम्पल है हीमोग्लोबिन, एंजाइम और इंसुलिन। फिर हम आगे देखेंगे लिपिड वे बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं जो वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं और एनर्जी स्टोरेज का काम करते हैं। लिपिड वे बायोमॉलिक्यूल हैं जो वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, वाटर में घुलनशील नहीं होते हैं, साथ में एनर्जी का स्टोर भी काम करते हैं, यानी साथ में हमारी बॉडी को एनर्जी भी प्रोवाइड करते हैं। फंक्शन के लिए हम देखेंगे एनर्जी रिजर्व करता है, यानी एनर्जी को स्टोर करके रखेगा। सेल मेम्ब्रेन का निर्माण करता है, हमारी बॉडी में सेल मेम्ब्रेन बनाता है। बॉडी इंसुलेशन का काम करता है, यानी बॉडी को एक परत देती है, इंसुलेट करती है, जो हीट और
हीट से बचाती है। साथ ही फैट सॉल्युबल विटामिन एब्जॉर्बन में मदद करती है। जो भी फैट सॉल्युबल विटामिन है उन विटामिन को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करेगी। ठीक, कौन करेगा? लिपिड। एग्जाम्पल के लिए फैट हो गया, ऑयल हो गया, कोलेस्ट्रॉल। ठीक, आगे है न्यूक्लिक एसिड। हम जानते हैं न्यूक्लिक एसिड वे बायोमॉलिक्यूल्स हैं जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर करते हैं, मतलब माता पिता से आने वाली इन्फॉर्मेशन जो पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफ़र होती हैं उनको स्टोर करते हैं, साथ में उनको ट्रांसफ़र करते हैं, यानी पिता से आने वाली इन्फॉर्मेशन को उनके बेटे में ट्रांसफ़र कर देंगे। टाइप्स दो टाइप के होते हैं, डीएनए और आरएनए। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड। आगे हम देखेंगे फंक्शन देख लीजिए। हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन को स्टोरेज का काम करता है, साथ में प्रोटीन सिंथेसिस में भी मदद करता है डीएनए आरएनए। ठीक, आगे है विटामिन एंड मिनरल्स। विटामिन्स क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड स्मॉल क्वांटिटी में आवश्यक होते हैं ग्रोथ के लिए, हमारी बॉडी की विकास के लिए, साथ में मेटाबॉलिज्म के लिए, बॉडी में होने वाली केमिकल रिएक्शन के लिए ज़रूरी होती हैं। उदाहरण के लिए विटामिन ए, बी कॉम्प्लेक्स, सी, डी, ई, के। ठीक, ये सब क्या होते हैं? विटामिन्स। फिर हम देखेंगे मिनरल्स क्या होते हैं। मिनरल्स इनऑर्गेनिक एलिमेंट होते हैं और बॉडी फंक्शन को रेगुलेट करते हैं। क्या किसको कहते हैं? बॉडी में जो काम हो रहा है, जो वर्क हो रहा है, जो प्रोसेस हो रहा है उसको रेगुलेट करने का काम करते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखिए कैल्शियम, आयरन, सोडियम, पोटेशियम, ये सब क्या होते हैं? मिनरल्स होते हैं। ठीक, इंपॉर्टेंस ऑफ बायोकेमिस्ट्री देख लीजिए। बायोकेमिस्ट्री का इंपॉर्टेंस क्या है? पहला है शरीर को एनर्जी प्रदान करना, दूसरा है ग्रोथ और रिपेयर में सहायता करना, अगला है मेटाबॉलिक रिएक्शन को कंट्रोल करना, उसके बाद है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करना। ठीक, डायग्राम की मदद से हम समझ लीजिए क्लासिफिकेशन कितने टाइप्स को हमने बताए थे। पहला हमने बताया था कि कार्बोहाइड्रेट, दूसरा बताया प्रोटीन, फिर बताया लिपिड, फिर उसके बाद न्यूक्लिक एसिड, फिर उसके बाद विटामिन और मिनरल्स। कार्बोहाइड्रेट में ग्लूकोज स्टार्च हो जाएगा, प्रोटीन में एंजाइम हार्मोन्स हो जाएगा, लिपिड्स में फैट और ऑयल हो जाएंगे, न्यूक्लिक एसिड में डीएनए आरएनए हो जाएगा, विटामिन मिनरल्स में विटामिन और मिनरल हो जाएगा। ठीक, इतना आप लोग को समझ में आ गया। आगे देखिए माइक्रो मॉलिक्यूल एंड मैक्रो मॉलिक्यूल्स, ये दोनों ही बायो मॉलिक्यूल्स ही हैं। इनको अलग अलग डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ इनके मॉलिक्यूलर वेट कितना है, इनका साइज़ क्या है। देखिए इंट्रोडक्शन, बायो मॉलिक्यूल्स को उनके मॉलिक्यूलर साइज तब मॉलिक्यूलर वेट के आधार पर दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला माइक्रो, दूसरा मैक्रो। देखो नाम से ही क्लियर है, माइक्रो का मतलब होता है छोटा, मैक्रो का मतलब बड़ा। तो यह क्लासीफाई केमिकल स्टडी यानी यह क्लासिफिकेशन सेल केमिस्ट्री और मेटाबॉलिज्म को समझने के लिए इम्पोर्टेंट है। पहला क्या है? माइक्रो मॉलिक्यूल। माइक्रो का मतलब होता है सूक्ष्म अणु, यानी माइक्रो मॉलिक्यूल्स वे बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं जिनके मॉलिक्यूलर वेट कम होते हैं, छोटे होते हैं, जिनका आकार क्या होता है? छोटा होता है। ये मॉलिक्यूल समानता सिंपल स्ट्रक्चर होते हैं, जिसमें क्या होते हैं? सिंपल स्ट्रक्चर होता है। ठीक, कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे तो लो मॉलिक्यूलर वेट, स्मॉल साइज, वाटर सोल्यूबल, सेल के अंदर फ्रीली डिजॉल्व हो जाते हैं, मेटाबॉलिज्म में डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं, यानी मेटाबॉलिज्म में डायरेक्टली भाग ले सकते हैं। आगे एग्जाम्पल के लिए जैसे मोनोसैकेराइड यानी ग्लूकोज, फ्रक्टोज, अमाइनो एसिड में ग्लाइसिन, एलानिन, फैटी एसिड, न्यूक्लियोटाइड, विटामिन, मिनरल्स। ठीक, उसके बाद देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो मॉलिक्यूल। ये एनर्जी प्रोडक्शन में काम आते हैं। ये माइक्रो मॉलिक्यूल के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, मतलब इन्हीं माइक्रो मॉलिक्यूल से मिलकर कौन सा बनता है? माइक्रो मॉलिक्यूल बनता है। फिर उसके बाद एंजाइम रिएक्शन में भी सबस्ट्रेट का काम करते हैं। ठीक, अगला है माइक्रो मॉलिक्यूल यानी विशाल अणु, इनको जानते हैं। माइक्रो मॉलिक्यूल वे मॉलिक्यूल होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट बहुत अधिक होता है और इनका स्ट्रक्चर क्या होता है? कॉम्प्लेक्स होता है। ये कई माइक्रो मॉलिक्यूल के जुड़ने से बनते हैं, यानी कि इनसे बनते हैं? माइक्रो मॉलिक्यूल के जुड़ने से। इनका कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, विशेषताएं हैं। हाई मॉलिक्यूलर वेट, लार्ज साइज, वाटर में इनसॉल्युबल, पार्शली सॉल्युबल, या थोड़ा बहुत सॉल्युबल, थोड़ा बहुत घुलनशील भी हो सकता है। आगे सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में इंपॉर्टेंट होते हैं, अक्सर कोलाइडल फॉर्म में पाए जाते हैं। ठीक, एग्जाम्पल के लिए हम देखेंगे पॉलीसैकेराइड में जैसे स्टार्च, ग्लाइकोजन, प्रोटीन में है एंजाइम और हीमोग्लोबिन, और उसके बाद लिपिड में फैट्स एंड ऑयल्स, न्यूक्लिक एसिड में डीएनए, आरएनए। हम इस डायग्राम की मदद से इसको टेबल में देख लीजिए। मॉलिक्यूल को दो भागों में डिवाइड किया गया, पहला माइक्रो, दूसरा मैक्रो। माइक्रो में ग्लूकोज, अमीनो एसिड, विटामिन, मिनरल्स, जबकि मैक्रो में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड। ठीक, और उसके बाद न्यूक्लिक एसिड। तो आप लोग को ये देखिए चैप्टर आप लोग का यहाँ ख़त्म हो गया। बस इसमें क्या था? दो ही चीज़ें पढ़ना था, एक इंट्रोडक्शन पढ़ना था और दूसरा क्या हमको पढ़ना था? बायो मॉलिक्यूल्स। तो ये चैप्टर आपका यहीं ख़त्म होता है।
अब तब मिलेंगे किसी नेक्स्ट चैप्टर में। हाँ, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिएगा। और एक चीज़ और, जो आपका डी फार्मा का सिलेबस है बाइलिंगुअल है, हिंदी इंग्लिश मिक्स है। तो हम पहली बार यूट्यूब पे लेके आ रहे हैं, क्योंकि आपको जो भी नोट्स जो भी प्रोवाइड किया जाएगा, जो भी आपको पढ़ाया जाएगा, वो हिंदी इंग्लिश मिक्स में पढ़ाया जाएगा। क्योंकि मैक्सिमम लोग यूपी बोर्ड से रहते हैं और उनको पढ़ने में समझने में इंग्लिश प्रॉब्लम होती है। हम देखते हैं जो भी लेक्चर उनको यूट्यूब पर अवेलेबल हुए सब उनको इंग्लिश में ही मिलता है, तो इंग्लिश में उनको समझने में दिक्कत होती है, इसलिए वो समझ नहीं पाते और आते हुए भी नहीं लिख पाते हैं। तो इसके कारण उनको क्या होगा, एग्जाम उनका बैक लगता है, ईयर बैक लग जाता है, जिससे उनको बहुत समस्या होती है। तो हम आपको हिंदी इंग्लिश मिक्स में देंगे, जिससे आपको आसानी हो समझने में और एग्जाम में भी आप अच्छे से लिख सकें। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।